गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग हाँ, रुक जाओ 1 मिनट भाई, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, तो हम लोग जो है चीलेट इफेक्ट पढ़ रहे थे, राइट? ठीक, गुड इवनिंग भैया। हम लोग चीलेट इफेक्ट पढ़ रहे थे और चीलेट इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि चीलेट इफेक्ट जो है मेनली कैसा फैक्टर है, वो इंट्रोपिक फैक्टर से इफेक्ट होता है। नमस्ते भैया, खुश रहो। राइट, तो क्या पढ़ा था हमने कल? हमने पढ़ा था चीलेट इफेक्ट। एक मिनट कल का मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। चीलेट इफेक्ट में क्या था कि जो चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर thermodynamically more stable than non chelating complexes। राइट, ये हमने पढ़ा था कल कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे? नॉन चिलेटिंग से। और इसके पीछे का रीजन क्या था? दिस इज मेनली ड्यू टू इंट्रोपिक फैक्टर। राइट, 2 फैक्टर है हमारे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी केस में, एक एंथैल्पी फैक्टर है, दूसरा क्या है? एंट्रोपिक फैक्टर। देखो एक चीज आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज जल्दबाजी मत करो आप लोग कुछ भी, ठीक है? मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ो, मैं आपको पूरा सिखा दूंगा सब कुछ ठीक से। बट मुझे ये मत बोलना कि जल्दी कर दो, ये कर दो, प्लीज ये सब मत करना, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल आराम से सब कुछ समझा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता दूं, जिससे आप कभी भी आप टीचिंग करो या कभी कुछ और करो तो एटलीस्ट आपको, अगर कोई नई बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो या रिसर्च पेपर अगर आप पढ़ो तो आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? ऐसा ना हो कि मैं आपको बता दूं उसके बाद आज तो पढ़ लिए, कल को आपको कोई टेक्स्ट बुक खोलो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है वहां पे, या आप कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं जितना चीजें पढ़ाऊंगा ना, मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा ढंग से उसको, ठीक है? जितना मुझे मेरे पास सोर्सेस अवेलेबल है, जितनी चीज, इसलिए मुझे ये मत बोलना कि आप जल्दी कर दो, देर से कर दो, प्लीज, ठीक है? राइट। और डेफिनेटली एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि आप अगर आराम से पढ़ोगे तो एग्जाम के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे। वो तो सेकेंडरी चीज है, वो डेफिनेटली आप कर लोगे, इतना मुझे भरोसा है, ठीक है? बाकी मैं आपको कुछ ये चीजें सिखाना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आपको रटनी ना पड़े चीजें। राइट, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन ज्यादा डायरेक्शन में सोचेगा, और जितना ज्यादा आप सोच पाओगे नए नए क्वेश्चन पे, उतना बेहतर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। राइट, इसलिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ और सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो फिर हमने कहा कि ये मेनली क्या था? एंट्रोपी फैक्टर। कल हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके थे। राइट, यहां पर मेनली का मतलब क्या है? प्रीडोमिनेंटली बोल सकते हो आप कि मेजर रोल जो प्ले करता है चीलेट इफेक्ट में, मतलब चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस को मोर स्टेबल करने में एज कंपेयर टू नॉन चिलेटिंग, वो क्या है? इंट्रोपिक पैरामीटर है। साथ साथ में इंथैल्पिक पैरामीटर भी ये रोल प्ले करता है, राइट? लेकिन उसका उतना रोल नहीं होता। फिर भी लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इंथैल्पिक रोल या इंथैल्पिक फैक्टर कहां कहां से आता है। आप इसलिए जानो, ये मैं बताता हूं क्यों जानो आप।
इसलिए जानना जरूरी है कि जब आप माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट पढ़ोगे, माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट सिर्फ कोऑर्डिनेशन में नहीं है, मेन ग्रुप में भी है। जब आप पढ़ते हो क्राउन ईथर्स, क्रिप्टेंड्स, राइट, स्फेरेंड्स, ये पढ़ते हो, या फिर जब आप पढ़ते हो बायो इनऑर्गेनिक में हीमोग्लोबिन पढ़ते हो, कोरिन पढ़ते हो, क्लोरीन पढ़ते हो, वो सब क्या है, माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड है। और जब वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा, इवन चीलेटिंग से भी ज्यादा। और वहां के केस में जो है ना, इंथैल्पिक फैक्टर का बहुत ज्यादा रोल होता है। मतलब एंट्रोपी भी होता है, लेकिन इंथैल्पिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे उतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये इंथैल्पी को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है वो हैं कौन कौन से, कहां कहां से इंथैल्पी आपकी जो है बदलती हो। गुड इवनिंग बेटा। देखो, इंथैल्पी मेनली क्या है, वो एनर्जी की बात करेंगे, है ना। अब देखो, यहां लिख देता हूं मैं, कंट्रीब्यूशन। देखो, इसको बताने से होगा ना कि मुझे आपको मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट समझाना आसान हो जाएगा, नहीं मुझे फिर से वहां पे आपको बताना पड़ेगा, देखो ये इंथैल्पी हो गया, ये यहां से इंथैल्पी आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, राइट। तो देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंथैल्पिक फैक्टर, या इसी को बोल सकते हो आप इंथैल्पी इफेक्ट। पहले वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, एंट्रोपी इफेक्ट, टू द स्टेबिलिटी ऑफ, या ऐसे लिख दो, टू द चीलेट इफेक्ट। मतलब थर्मोडायनेमिक, या जो इंथैल्पिक पैरामीटर है उनका कितना इफेक्ट है या क्या रोल है चीलेट इफेक्ट में। मतलब डेल्टा एच की बात हम करें, किसकी बात करें हम लोग, यहाँ बात करें डेल्टा एच की। हम कल किसकी बात किए थे, हम लोग बात किए थे डेल्टा एच की। माइनर रोल है लेकिन रोल है इसका। देखो कहां कहां से आएगा ये, ध्यान से सुनो। एक पहला फैक्टर होता है प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है, देखो जब कोई भी लिगेंड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने जाता है तो उसको खुद को मेटल के हिसाब से रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जैसे मैं अगर अभी इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा तो मैं नॉर्मल जीन्स पहन के नहीं जाता है ना, नॉर्मल फॉर्मल कपड़ों में हम लोग जाते हैं, राइट, है ना, यही तो होता है। हमको पहले से खुद को क्या करना पड़ता है, रीऑर्गेनाइज, राइट। अब ध्यान से समझना, मान लो हमारे पास यहां पर एक हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है, यहां पर दो लिगेंड हमें जोड़ना है, और एक हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड है, ये हमें मेटल से जोड़ना है। ध्यान से देखो, यहां समझाता हूं मैं आपको आराम से, देखो इधर समझो। यहां से फॉर नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स, एक बार देख लेते हैं कि नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स। अब देखो, मान लो हमारे पास एक नॉन चिलेटिंग लिगेंड है दो, हमको इसको मेटल के साथ जोड़ना है। पहला हमने जोड़ दिया यहां पर ऐसे, अभी दूसरा यहां पर है, ठीक। चिलेटिंग लिगेंड के केस में देखो क्या होगा, फॉर चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड एक लेते हैं और यहां इसको पहले अब ऐड कर देते हैं। जरा ध्यान से बताओ, जब इस दूसरे वाले को जुड़ना होगा इससे, इस वाले को यहां से जुड़ना है और इस वाले डोनर एटम को यहां जुड़ना है, तो कौन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, वो वाला ऑर्गेनाइज्ड है कि ये वाला ऑर्गेनाइज ज्यादा, कौन, मतलब जो सेकंड हमारा डोनर एटम है उसके जुड़ने की प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा है, कहां ज्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, इधर ऑर्गेनाइज्ड है ना, क्योंकि पहला वाला जुड़ा ये जस्ट बगल में है। इसका मतलब इसको जोड़ने के लिए ज्यादा कुछ एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, ये तो जुड़ गया लेकिन ये तो दूर है ना, इसका इससे कोई लेना देना है क्या, नहीं। तो इसको जब यहां ऐड करना होगा हमें, तो इसके लिए हमें एनर्जी ज्यादा खर्चा करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट। इसका मतलब जो इंथैल्पिक फैक्टर है या डेल्टा एच का फैक्टर है, वो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, जो पॉजिटिव वैल्यू है हमें ज्यादा देनी, मतलब हमें एनर्जी यहाँ पर ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी और यहाँ पर एनर्जी हमें कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये ज्यादा प्री ऑर्गेनाइज्ड है, ये कम प्री ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब जो नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स हैं दे आर लेस
प्री ऑर्गेनाइज्ड, वाइल जो चिलेटिंग लिगेंड्स हैं दे आर मोर प्री ऑर्गेनाइज्ड। तो अब इसका मतलब यहां इसको जोड़ने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। और यहां हमें क्या होगा, ये आराम से जुड़ जाएगा, तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो यहां ये जुड़ गया। तो कहां कम एनर्जी देनी पड़ रही है हमें जोड़ने के लिए, चिलेटिंग वाले में। कहां एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ रही है, नॉन चिलेटिंग वाले में। तो गेन कहां ज्यादा है हमें, देखो नॉन चिलेटिंग के केस में ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ रहा है, चिलेटिंग के केस में हमें कम एनर्जी खर्चा करना पड़ रहा है। या ऐसे बोल सकते हो कि चिलेटिंग में प्री ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी क्या लग रही है, कम, और जो नॉन चिलेटिंग है उसमें जो प्री ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी लग रही है, सिस्टम को मेटल से जोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है वो क्या देनी पड़ रही है, ज्यादा। तो अब यहां ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा इन दोनों को जोड़ने के लिए, यहां कम एनर्जी देना पड़ेगा इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो फायदा कहां है हमें, यहां पे फायदा है ना। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, हमें मोर इंथैल्पिक बेनिफिट है, और यहां पर क्या है, हमें लेस इंथैल्पिक बेनिफिट है। समझ में आ रहा है। तो जो इंथैल्पिक फैक्टर है, जो इंथैल्पी का फायदा वाला फैक्टर है, वो भी किसमें ज्यादा है, चिलेटिंग में। किसमें कम है, नॉन चिलेटिंग में। तो ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं चिलेटिंग लिगेंड्स की, जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, राइट। यहां पर हमें इंथैल्पी में ज्यादा फायदा है, यहां पर इंथैल्पी में कम फायदा है। ये फायदा भी चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस को ज्यादा स्टेबल बनाता है। एंट्रोपी फैक्टर तो बनाता ही है, साथ में ये फैक्टर भी क्या बनाता है, उसको ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। ये बात समझ में आ रही है कि इंट्रोपी का तो रोल है, इंथैल्पी का भी रोल है। जब हम चिलेटिंग लिगेंड की बात करते हैं, दे रिक्वायर्ड लेस प्री ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी या प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, वाइल जब हम नॉन चिलेटिंग की बात करते हैं दे रिक्वायर मोर प्री ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी। इसलिए यहां गेन इन इंथैल्पी ज्यादा है, यहां गेन इन इंथैल्पी कम है। जहां इंथैल्पी में ज्यादा गेन होगा वो थर्मोडायनेमिकली उतना क्या होगा, स्टेबल। जहां कम गेन होगा वो थर्मोडायनेमिकली उतना क्या होगा, लेस स्टेबल। समझ गए। तो ये फैक्टर क्या है, इंथैल्पी फैक्टर है। हालांकि ये माइनर फैक्टर होता है, मेजर फैक्टर हमारा क्या होता है, एंट्रोपी ही। ठीक। एक चीज और देखो, दूसरा CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये भी एक तरह से क्या करेगा, ये भी इंथैल्पिक बेनिफिट है, एंट्रोपिक तो है नहीं। देखो कैसे, मान लो हमारे पास मेटल है, देखो इधर इधर हम क्या लगा रहे हैं, अमोनिया, दो अमोनिया, ठीक है। इसके साथ तो मान लो यहां पर दो अमोनिया लग गया ऐसे। और सेम हम नाइट्रोजन डोनर ले रहे हैं, NH2 NH2 इथाइलिन डाइमीन, यहां लग गया EN। आपको पता है ना कि ये जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, पता ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है, इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में कैसा लिगेंड है, वीक। ये कैसा लिगेंड है, नॉन चिलेटिंग। और ये कैसा लिगेंड है, चिलेटिंग। तो यहां भी तो मोर इंथैल्पी गेन है, मोर इंथैल्पिक बेनिफिट। यहां क्या है, लेस इंथैल्पिक बेनिफिट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना स्ट्रॉन्ग आप लिगेंड लगाओगे डेल्टा वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा। CFSC उतनी क्या होगी, ज्यादा। CFSC में जितना ज्यादा गेन होगा वो एक तरह से इंथैल्पी में ही गेन है। तो यहाँ इंथैल्पी में गेन आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यहाँ नॉन चिलेटिंग के केस में इंथैल्पी में गेन आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसलिए ये जो चिलेटिंग लिगेंड बनाएगा कॉम्प्लेक्स, वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा कंपेरिजन टू किसके, नॉन चिलेटिंग के।
राइट। लेकिन फिर ध्यान रखना ये माइनर कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन कहां से है? एंट्रोपी से। ये रोल इसका भी है, इसका भी रोल है कि जो अगर आप देखो इसको और इसको कंपेयर करो तो यहां पर जो है ये पर्टिकुलर सिस्टम क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहां पर सीएफएससी में भी क्या करेगा? ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये कम करेगा। तो थोड़ा बहुत रोल इसका भी होता है चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस को स्टेबलाइज करने में। बट ध्यान रखना हम जितने भी रोल की अभी बात कर रहे हैं सारे के सारे माइनर रोल हैं। मेजर रोल किसका है? एंट्रोपी का, जो हम कल पढ़े थे। ठीक है ना? नमस्कार नमस्कार भैया। ठीक है, ठीक, राइट। तो ये दोनों फैक्टर ध्यान रखना। एक फैक्टर और लिख लो उसको, बाकी एक फैक्टर ये भी ध्यान रखने ना, इंडक्टिव इफेक्ट वाला। इंडक्टिव इफेक्ट देखो कैसे, ये देखो NH3 है, मान लो दो लिगेंड है ये, ठीक है, ये जुड़ गए। अभी स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड की बात मत करो, ठीक है, सीएफएससी जाने दो, सीएफएससी दिमाग मत निकालो। यहां देखो, इसी में देख लेते हैं, हम कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते थे बट ठीक है। देखो इधर ये है ना, जरा देखो ये ग्रुप, ये इसके पास कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई, राइट। ये प्लस आई इफेक्ट अगर होगा इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? मोर, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पुश करेगा इसकी तरफ, इसकी डोनरेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। डोनरेबिलिटी क्या होगी? मोर। तो जब ये मेटल से जुड़ेगा तो स्ट्रांगली जुड़ेगा ना, ये मेटल्स उतना स्ट्रांगली नहीं जुड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जब प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इस नाइट्रोजन की डोनरेबिलिटी से क्या होगी? ज्यादा। अगर ज्यादा एबिलिटी होगी इसका मतलब जो बॉन्ड बनाएगा इसके साथ क्या बनेगा? वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा ना। जितना अच्छा सिग्मा डोनेट करेगा या जितना अच्छा डोनेट करेगा ये बॉन्ड उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ये बॉन्ड उसके कंपैरिजन में क्या होगा? वीक। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा इंथैल्पिक बेनिफिट है, मोर इंथैल्पिक बेनिफिट। और यहां क्या है? लेस इंथैल्पिक बेनिफिट। तो मतलब कहीं ना कहीं जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी क्या करता है? रोल प्ले करता है जब आप नॉन चिलेटिंग से किधर जाते हो? चिलेटिंग की तरफ। ठीक है ना, राइट। तो इतनी बात समझ में आई कि मेनली फैक्टर जो है क्या है? वो एंट्रोपिक, बट ऐसा नहीं है कि इंथैल्पिक बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं हम, इंथैल्पिक फैक्टर भी है, राइट। और उनमें से हमने देखा कि एक तो हमारा प्री ऑर्गेनाइज एनर्जी के फॉर्म में है, दूसरा हमारा किसके फॉर्म में है? दूसरा हमारा है सीएफएससी के फॉर्म में, तीसरा हमारा है इंडक्टिव फैक्टर फॉर्म में। बट ये फैक्टर जो है इंट्रोपी से कम है। मेजर क्या है हमारा? इंट्रोपी फैक्टर है। शुरू करेंगे भैया, शुरू करेंगे, ठीक है। आप सुमित सर से एक बार कॉल कर लेना, राइट, आपको बता देंगे वो, ठीक है, राइट। चलो, हो गया ये। अब हम लोग आते हैं सेकंड पैरामीटर पे। अब ध्यान से सुनो, देखो हमने पढ़ा कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग। लेकिन अगर मान लो हमारे पास दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स क्या हो? चिलेटिंग। हमारे पास अगर एक नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, तो चिलेटिंग वाला मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स हो और दोनों के दोनों चिलेटिंग हो और हमें बताना हो कि इन दोनों में से थर्मोडायनेमिकली कौन स्टेबल है, तो क्या करेंगे हम? राइट। तो हम लिख लेते हैं यहां पर, व्हेन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस या टू कॉम्प्लेक्सेस आर चिलेटिंग, व्हेन टू कॉम्प्लेक्सेस आर चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस, देन उस समय थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे हम? देन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होगी? तो पहले चिलेटिंग नॉन चिलेटिंग में किसका होगा? चिलेटिंग का। अगर दोनों के दोनों चिलेटिंग हो गए, गुड इवनिंग भैया, अगर दोनों के दोनों चिलेटिंग हो गए फिर कैसे बताएंगे कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, कौन सा वाला कम स्टेबल है? तो ध्यान से सुनो, अगर दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स चिलेटिंग हो तो फिर आपको देखना है किस कॉम्प्लेक्स में कितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स हैं। तो क्या देखना है ऐसे केस में?
ऐसे केस में क्या देखना है, मोर द नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स, more the thermodynamic stability, more the thermodynamic stability। समझ गए? ओके भैया, ओके ओके ठीक है। तो क्या देखना है आपको कि अगर दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्सेस चिलेटिंग हैं तो आपको क्या देखना है, जिस कॉम्प्लेक्स में ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स होंगी वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा, जिस कॉम्प्लेक्स में कम नंबर ऑफ रिंग्स होंगी वो क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल। क्यों ऐसा है उसको देखते हैं। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक कॉपर 2+ लेते हैं, ठीक है। कॉपर 2+ में मान लेते हैं कॉपर 2+ का, लिखना मत, ध्यान से समझो, ठीक है, रटना नहीं है इसे। मान लेते हैं कॉपर 2+ का ये हमारे पास सिस्टम है, हम यहां पर एक चिलेटिंग लिगेंड लगाते हैं EN, तो क्या बनेगा, CuEN, ये बन गया, प्लस 4H2O। कैसा लिगेंड है ये, चिलेटिंग। एक चिलेटिंग इसी कॉम्प्लेक्स के साथ एक दूसरा चिलेटिंग लिगेंड लगाते हैं, COH2O4 2+ प्लस ट्राईइन, ट्राईइन का मतलब ट्राईथाइलिन टेट्राएमीन। ये अगर करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा NN, ये बन गया। तो कॉम्प्लेक्स A कॉम्प्लेक्स B दोनों के दोनों क्या है, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, दोनों के दोनों केस में क्या है, कॉपर, डोनर क्या है, नाइट्रोजन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ये भी चिलेटिंग ये भी चिलेटिंग, अभी तो दोनों चिलेटिंग है, तो ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन होगा, तो क्या करोगे आप, ये देखना है आपको, क्या, नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स, जहां ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कहां ज्यादा है, देखो इधर, इधर कितनी रिंग है, 1 और 2, इस वाले में कितनी रिंग है, 1 2 3। इसका मतलब ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन है, सेकंड वाला। क्लियर है बात? तो B इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन A। या ऐसे बोल सकता है आपसे कि ये मान लो फॉर्मेशन कांस्टेंट इसके लिए क्या है, EN, और इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट है ट्राईइन। आपसे पूछ ले बताइए ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा, तो क्या देखना है आपको, ये कितना स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है ना। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, जो कम स्टेबल होगा उसके फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम। तो हम क्या लिख सकते हैं, B इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन A, और जो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो इस वाले के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी। ठीक है ना, क्लियर है बात? तो यहां लिख सकते हैं हम क्या आगे, कि B की जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो A से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ रिंग्स है, राइट। दूसरा हम लिख सकते हैं कि जो बीटा ट्राईइन होगा वो ज्यादा होगा बीटा इन से, फॉर्मेशन कांस्टेंट भी लिख सकते हो आप, ठीक। क्यों ऐसा है ये, वाई ऐसा क्यों है कि ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स होंगी तो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होगा, उसको समझते हैं। ठीक है, ये हो तो गया, हमने कहा कि मोर नंबर ऑफ रिंग्स आपको देखनी है, जहां ज्यादा रिंग्स वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन ऐसा क्यों है, इसका सवाल, इसका जवाब पीछे है। देखो इधर, इधर देखो जरा, इधर कितने मॉलिक्यूल है, 1 और 2, कितने हैं टोटल, 3। इधर कितने लोग हैं, 1 और 4, कितने हैं, 5, राइट। इधर देखो, इधर कितने लोग हैं, 2, और इधर कितने लोग हैं, 5। तो पहले वाले में 3 से 5 में गए हैं हम, राइट। सेकंड वाले में 2 से 5 में गए हैं हम। तो कहां ज्यादा मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ा है, मॉलिक्यूल का नंबर कहां ज्यादा बढ़ा है, इस वाले में बढ़ा है ना। 2 से 5 हुआ है इधर, 2 से 5 हुआ है इधर, क्या हुआ है 3 से 5। तो ज्यादा चेंज कहां हुआ है, इधर। तो अगर आप इसकी मान लो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा S2, और पहले वाले की एंट्रोपी चेंज क्या है, डेल्टा S1, तो क्योंकि ज्यादा यहां चेंज हुआ है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी,
मोर, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस। तो इस वाले में ज्यादा एंट्रोपी चेंज होगा, कहां, जब ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स होंगी। मतलब यहां भी कौन सा फैक्टर है, एंट्रोपी फैक्टर है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज व्हेन कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर नंबर ऑफ रिंग्स इज फॉर्म्ड, इन दैट केस एंट्रोपी चेंज विल बी मोर एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्सेस वेयर लेसर नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स आर फॉर्म्ड। समझ गए। तो क्योंकि यहां एंट्रोपी चेंज ज्यादा है, यहां एंट्रोपी चेंज कम है, और आपको पता है एंट्रोपी जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यों ऐसा है, ये है ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी, दिस इज ड्यू टू मोर इंक्रीज इन एंट्रोपी। समझ गए, डेल्टा S2 ज्यादा होगा डेल्टा S1 नॉट से। जब ये ज्यादा होगा तो डेल्टा G2 नॉट ज्यादा होगा किससे, G1 नॉट से। कौन सी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। ये ज्यादा होगा तो जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे लिख सकते हैं हम, बीटा विल बी, या बीटा ये लिखा तो हमने ऊपर, खैर ठीक है, या सिंपल फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा। ये ज्यादा होगा तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डेल्टा G नॉट जितना ज्यादा होता है नेगेटिव में, RT/ln(k), और यही तो है फॉर्मेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही तो है। तो दोनों बातें आपको समझ में आई कि चिलेटिंग क्यों ज्यादा स्टेबल है नॉन चिलेटिंग से। दूसरा, अगर दोनों के दोनों चिलेटिंग हो तो हमें देखना है मोर द नंबर ऑफ रिंग्स, मोर विल बी द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। और दोनों के दोनों जगह जो मेजर फैक्टर हमारा क्या है, एंट्रोपी है। बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो, ये क्लियर है। अब रिंग तो काउंट नहीं कर, रिंग तो काउंट कर सकते हो ना, आपको लिगेंड पता होना चाहिए, रिंग काउंट करना आना चाहिए, बस बता लोगे कौन ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। बोलो, ये बात समझ में आई, क्लियर है। अतुल, हाँ ठीक है भैया, आराम से सुनो। अगर आप नेट और जैम की तैयारी कर रहे हो भैया, तब आपके लिए क्लास है। अगर आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, नीट के लिए पढ़ रहे हो, तो प्लीज इसको मत देखो, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो नेट और जैम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हमने दो चीजें पढ़ी, चिलेटिंग आर मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग, और अगर दोनों के दोनों चिलेटिंग है देन हमें क्या देखना है, मोर द नंबर ऑफ रिंग्स, मोर द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। अब मान लो कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं और दोनों के केस में नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स भी बराबर है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स में हमें कंपेयर करना है, राइट। वो दोनों के दोनों चिलेटिंग है और दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, दोनों के दोनों केस में नंबर ऑफ रिंग्स भी क्या है, सेम। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए फिर आपको देखना है क्या, फिर आपको देखना है रिंग का साइज। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, चिलेट इफेक्ट के बेसिस पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताने की, जब दोनों के दोनों चिलेटिंग हो और दोनों के दोनों केस में क्या हो, नंबर ऑफ रिंग्स सेम। तो उस समय क्या बताओगे आप, उस समय देखोगे रिंग का साइज, राइट। तो तीसरा हम लिख लेते हैं, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, व्हेन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस, दो कॉम्प्लेक्स में कंपेयर करके देख लेते हैं, व्हेन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस are chelating and have same number of chelate rings, same number of chelate rings, then thermodynamic stability कैसे बताएंगे, then thermodynamic stability। इस समय अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी तो आपको क्या देखना है, रिंग का साइज, राइट। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, साइज ऑफ रिंग will decide थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो रिंग का साइज जो होगा वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी,
राइट? क्या देखना है यहां पर? आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग अगर है और एक चिलेटिंग रिंग 6 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पर 5 मेंबर्ड रिंग होगी वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा उस कॉम्प्लेक्स से जहां पर चिलेटिंग रिंग जो है 6 मेंबर्ड होगी। तो ये ऑर्डर होगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का। 5 मेंबर्ड रिंग containing chelate complexes will be more thermodynamically stable as compared to complexes having 6 membered ring। क्यों ऐसा होता है हम आपको समझाते हैं, ठीक है? समझ गए? अच्छा अच्छा, ओके भैया। बट अब ये कौन टीचर है मैं नहीं जानता हूं उनको, बट मैं जो है नेट वालों को पढ़ाता हूं, ठीक है? नेट और नेट और जैम वालों को, जेई को नहीं पढ़ाता बेटा, ठीक है? तो अगर आप नेट के हो, जैम के हो, तो आप देख सकते हो आराम से, ठीक है? बट इन 6 मेंबर एंड 7 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल। कुछ भी, कहां आज पढ़ रहे हो ये सब, ठीक है? क्यों ऐसा होता है हम समझाते हैं आपको। इतनी बात समझ में आई? देखो एग्जांपल भी आपको पहले करा देता हूं, फिर मैं समझाता हूं कि 5 वाला क्यों ज्यादा स्टेबल। अच्छा, हमने 3 की बात क्यों नहीं की, 4 की बात क्यों नहीं की, 7 की बात क्यों नहीं की, 8 की बात नहीं की। आप बिल्कुल परेशान मत हो, इसको समझा दूंगा, फिर मैं बता दूंगा हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो अभी पहले आप 5 और 6 के बीच का समझ लो, क्योंकि मेजर रोल इनका है। फिर 7 क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, 8 क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, 3 क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, 4 क्यों नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको इत्मीनान से समझाऊंगा, बिल्कुल आप परेशान मत हो। पहले एक एग्जांपल देखो, फिर आप मुझे बताओ कि फॉर्मेशन कांस्टेंट कहां ज्यादा आएगा। देखो Cu2 प्लस, देखो इधर Cu2 प्लस ले लेते हैं एग्जांपल, और यहां पर हम लेते हैं ईन, 2 ईएन, ईएन मतलब इथाइलिन डाइमीन, राइट? यहां बनेगा CuNN, इथाइलिन डाइमीन ऐसे होता है, देखो इधर, ठीक है? ऐसे लिखा जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन भी है, सेल्फ अंडरस्टूड है। दूसरा, इसी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाते हैं हम लोग 2 प्लस प्लस 2TN, TN मतलब ट्राई मिथाइलिन डाइमीन। ये अब लिगैंड का नाम आपको ठीक से पता होना चाहिए, ये भी बाइडेंटेट लिगैंड है। इसमें जब कराएंगे तो N ये 2 प्लस यहां 4H2O, ठीक है ना? फॉर्मेशन कांस्टेंट यहां पे मान लेते हैं बीटा EN, यहां पे मान लेते हैं बीटा TN। जरा ध्यान से देखो, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है, चिलेटिंग, राइट? दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है, चिलेटिंग। नंबर ऑफ रिंग्स देखो 1 2 1 2, ठीक है? बताओ ए और बी में से, ये कॉम्प्लेक्स ए है, ये कॉम्प्लेक्स बी है, कौन ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ए और बी में से किसकी ज्यादा है? क्या देखना है आपको? दोनों के दोनों चिलेटिंग, पहली कंडीशन पूरी। दोनों के दोनों के पास सेम नंबर ऑफ रिंग्स है, दूसरी कंडीशन पूरी। अब क्या देखना है आपको? रिंग का साइज। यहां कौन सी रिंग है? देखो 1 2 3 4 5, एक मिनट, 1 2 3 4 5, यहां देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब तो बता दो कौन ज्यादा स्टेबल है? अरे बाकी लोग भी तो लिखो भैया, ये तो बहुत आसान चीज है। पहले में 5 मेंबर, दूसरे में 6 मेंबर, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ए इज मोर स्टेबल देन बी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अगर आप निकालोगे तो ए इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन बी। अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? किसका फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा? मतलब ये वाला फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा कि ये वाला ज्यादा होगा? बीटा ईएन ज्यादा होगा या बीटा टीएन ज्यादा होगा? ज्यादा क्या होगा? कितना आसान है ये, बीटा ईएन ज्यादा होगा या बीटा टीएन ज्यादा होगा? देखो, आपके कमेंट करने से सिर्फ मुझे इतना फर्क पड़ता है कि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, नहीं तो मैं अकेले बोलता रहूंगा ऐसे, ठीक है?
तो मुझे ही समझ में आएगा, शायद आपको समझ में ना आए। किसके लिए ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले के लिए। तो क्या लिख सकता हूं मैं? बीटा ई एन इज ग्रेटर देन बीटा टी एन, है ना? तो इस तरह से आप ये बता सकते हो कि कौन वाला कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन वाले की कम है। ठीक है ना? डेल्टा जी नॉट भी बता सकते हो, है ना? अगर मैं बोलूं कि पहले वाले के लिए डेल्टा जी वन नॉट है, दूसरे के लिए डेल्टा जी टू नॉट है, तो डेल्टा जी वन नॉट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा जी टू नॉट। लेकिन कौन सी वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू लेना। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप चिलेटिंग नॉन चिलेटिंग में बता सकते हो, दो चिलेटिंग जिनमें नंबर ऑफ रिंग्स अलग है उनमें बता सकते हो। फिर अगर रिंग्स का नंबर सेम हो जाए तो फिर क्या देखना है? रिंग का साइज। 5 वाला मोर स्टेबल है 6 से। 3 4 6 3 4 7 8 की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, आगे मैं आपको समझाऊंगा आराम से। इतना जल्दी से लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं 5 वाला 6 से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। राइट? थोड़ा आराम से दिमाग खोल के बस सुनना आप ध्यान से, उसके बाद आप लिखना आराम से। पहले मैं जो बोलूंगा उसको सुन लेना, उसके बाद आप कॉपी कर लेना, मैं बोर्ड ऐसे छोड़ दूंगा, लेकिन लिखना मत साथ में, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों 5 वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, जल्दी से लिख लो, मैं पानी पी लेता हूं। और बहुत इजी है, आराम से सुनना। हो जाए तो बता देना। उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे तो थोड़ा आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हो जाए तो आप में से कोई एक लोग कमेंट करके बोल देना कि हो गया है, आगे चलिए। ठीक? कोई लोग बोल दो भैया हुआ कि नहीं, अभी या लिख रहे हो? हो गया, ठीक है। अब प्लीज पेन आप रख दो, आप सिर्फ समझो, लिखना कुछ मत, प्लीज लिखना कुछ मत, जिससे आपको याद रहे। ठीक है? क्यों ऐसा हो रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, लिखना मत। देखो क्यों ऐसा है, चाहो तो हेडिंग लिख लो कि वाई 5। लिखोगे या छोड़ो? इतना तो जान ही रहे ना मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 5 मेंबर्ड रिंग क्यों ज्यादा फेवरेबल है कंपेरिजन टू 6 के। ठीक? देखो ध्यान से, मान लेते हैं ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है? और आपको पता है साइक्लोहेक्सेन कैसा कंफर्मेशन होता है? चेयर कंफर्मेशन। लिखो मत, बस देखो, बस आप लिखना मत। ये साइक्लोहेक्सेन है, 6 मेंबर रिंग है ना, 1 2 3 4 5 6। कैसी है? 6 मेंबर्ड रिंग। और अगर आपको इसके बारे में वैसे ज्यादा क्या, मैं आपको सब बता दे रहा हूं। अगर आपको ज्यादा इच्छा होगी पढ़ने की तो आर डी हैनकॉक का एक रिसर्च पेपर है, जर्नल ऑफ केमिकल एजुकेशन का, 1992 का। राइट? ये आपको हाउस क्राफ्ट में थोड़ा सा दिया हुआ है, बाकी ग्रीनवुड अगर आप पढ़ोगे उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, बट अगर आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ना है, थोड़ा और ज्यादा पढ़ना है, वैसे आपको जरूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। आर डी हैनकॉक जर्नल ऑफ केमिकल एजुकेशन 1992 रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लेना, उसमें ये सब चीजें दी हुई हैं। खैर मैं आपको समझा सबको दे रहा हूँ। ठीक है? देखो 6 मेंबर रिंग है ये, आपको पता है कैसे होती है पकड़, और ये क्या होता है, कैसा कंफर्मेशन होता है? चेयर कंफर्मेशन, ऐसे लिखते हैं सिंपल। 6 मेंबर रिंग किस में रहती है? चेयर्ड कंफर्मेशन में, चेयर कंफर्मेशन में। और यहां जो एंगल होता है, ध्यान से देखो, ये कितना होता है? लगभग 109.5 डिग्री। मतलब कौन सा एंगल? टेट्राहेड्रल एंगल। तो जो साइक्लोहेक्सेन की 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, वो इसलिए होती है बिकॉज उसका जो एंगल है वो आइडियल एंगल होता है। टेट्राहेड्रल का आइडियल एंगल क्या है? 109.5। और साइक्लोहेक्सेन में जो आइडियल एंगल होता है कितना होता है, जो एंगल होता है कितना होता है? 109.5। इसलिए साइक्लोहेक्सेन जो है वो साइक्लोपेंटेन से, साइक्लोब्यूटेन से, राइट, साइक्लोप्रोपेन से क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। अब हम इसको ले जाते हैं कोऑर्डिनेशन में, तो ध्यान से देखो इधर। अगर मान लो, इधर समझो, 6 मेंबर रिंग है, मान लेते हैं हम यहां से हम कार्बन को हटा रहे हैं, ध्यान सुनो मेरी बात। अगर यहां से हम कार्बन को हटाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, हम क्या लगा सकते हैं? मेटल
हैविंग, दो मेटल रिप्लेस कर रहे हैं। पहला मेटल, मेटल हैविंग साइज सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन, बोरान लगा सकते हैं हम, या फिर बेरिलियम। आपको पता है ना बोरॉन बेरिलियम जो है वो सेम पीरियड का मेंबर है, कार्बन फैमिली का ही। तो जो बोरान बेरिलियम का साइज होगा वो कार्बन की साइज से क्या होगा, सिमिलर। तो यहां मैं लिख देता हूं, हमने यहां पर मेटल रिप्लेस किया, और जो मेटल यहां पे है क्या है, वो बोरॉन है या बेरिलियम है। अब जरा मुझे ध्यान से बताओ, कार्बन को हटा के हमने ये लगाया, ठीक है। अगर इसका और इसका साइज सेम है तो आपको क्या लगता है कि ये जो बॉन्ड एंगल रहा होगा या इसका जो चेयर कन्फर्मेशन रहा होगा उसमें ज्यादा चेंज आया होगा क्या? अगर मैं कार्बन को हटा के सेम साइज का मेटल लगाता हूं तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, माइनर चेंज हुआ होगा कि नहीं? आपको पता है ना एटम की साइज छोटा या बड़ा करने से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो ना कि जब आप एटम की साइज को बड़ा करते हो तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, एटम की साइज को छोटा करते हो तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर मैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इस केस में जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या रहेगा, चेयर अरेंजमेंट रहेगा कि नहीं इसका? तो इसका चेयर कंफर्मेशन मेंटेन रहेगा, चेयर अरेंजमेंट मेंटेन रहेगा। तो ये रिंग जो बनेगी क्या बनेगी, वो स्टेबल, समझ गए। और यहां मान लेते हैं हमारा डोनर एटम है, ठीक। लेकिन अगर हम इसमें कार्बन की साइज से बड़ा मेटल लगा दें, मेटल हैविंग लार्जर साइज देन कार्बन, जो कि कॉमनली मेटल होते हैं, 3D सीरीज ले लो, 4D सीरीज ले लो, 5D सीरीज ले लो, राइट, या पी ब्लॉक के मेटल्स ले लो, इन सब का ज्यादातर का साइज क्या होता है, कार्बन से बड़ा होता है। तो जरा ध्यान से देखो, ये बताओ मुझे, अगर मैं इधर बड़े साइज का मेटल लगाऊंगा, इधर देखो, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट आप जानते हो, इधर देखो, अगर ये छोटा मेटल है और यहां पर दो कार्बन, ये बड़ा मेटल है, यहां पे दो कार्बन, तो ये वाला बॉन्ड एंगल मान लेते हैं अल्फा 1 है, ये वाला बॉन्ड एंगल अल्फा 2 है। जितना ज्यादा मेटल का साइज बड़ा होगा बॉन्ड एंगल उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अल्फा 2 से ज्यादा क्या रहेगा, अल्फा 1। ये तो जानते हो ना आप कि जैसे जैसे आप मेटल की साइज को बड़ा करोगे बॉन्ड एंगल, भाई सिंपल ऐसे देखो, छोटा मेटल है इतना बॉन्ड एंगल, अगर मेटल को बड़ा कर दोगे तो ये मेटल क्या करेगा, मान लो ये मेटल ऐसे छोटा अगर है तो बॉन्ड एंगल इतना होगा, अगर मेटल की साइज को मैं बड़ा कर दूंगा, इतना बड़ा मैं कर दूंगा, तो इसको रिपेल करेगा ना इस बॉन्ड को, तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर तो मेटल बैठा हुआ है। तो जब आप बड़ा मेटल लगाते हो तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किससे, 109.5 से। अब खुद बताओ आप, चेयर कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल, चेयर कंफर्मेशन सबसे स्टेबल है, उस समय की रिक्वायरमेंट क्या है कि बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5, तब वो 6 मेंबर रिंग क्या होगी, स्टेबल। लेकिन अगर आप बड़ा मेटल लगा दोगे तो बॉन्ड एंगल तो आपका कम हो गया, तो क्या ये चेयर में रहेगा, नहीं, अभी डिस्टॉर्ट हो गया, रिपल्सन हो गया सिस्टम में, तो क्या ये स्टेबल होगा, नहीं। इसीलिए जब आप लार्जर साइज का मेटल लगाते हो, लार्जर साइज का मतलब 3D सीरीज का, 4D सीरीज का, 5D सीरीज का, पी ब्लॉक मेटल्स, उस समय 6 मेंबर रिंग क्या हो जाती है, लेस स्टेबल हो जाती है। अगर आप बेरिलियम या बोरॉन लगाते हो तो क्या रहती है उस समय, मोर स्टेबल रहती है, समझ गए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। कोऑर्डिनेशन में कौन है, 3D, साइज क्या है, कार्बन से बड़ा है, राइट, 4D का साइज भी बड़ा है, 5D का साइज भी बड़ा है। तो क्या 6 मेंबर रिंग फेवर करेंगे ये लोग, नहीं फेवर करेंगे। इसीलिए 6 मेंबर रिंग के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल, ठीक है। 5 वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, मैं समझाता हूं भी। इतनी बात पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई कि लार्ज मेटल साइज होने पर 6 मेंबर वाला क्यों अनस्टेबल है, बिकॉज जब लार्ज मेटल साइज करोगे तो बॉन्ड एंगल जो रिक्वायर्ड होता है फॉर चेयर कंफर्मेशन उससे कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल अगर कम हुआ तो सिस्टम में रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो 6 मेंबर रिंग उतनी फेवर नहीं रहेगी। इसका मतलब कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग विल बी लेस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। क्लियर इतनी बात, जल्दी से लिखो इतना, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं कि 5 वाला ज्यादा फेवरेबल क्यों हो जाता है। ठीक,
जल्दी से करो। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी देर मैं समझा रहा हूँ आपने लिखा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे। बाकी याद तो आपको रहेगा कि 5 वाला ज्यादा स्टेबल है 6 से। हो गया? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान से समझना, फिर से लिखना कुछ नहीं आपको, बस देखो ध्यान से। देखो मैं आपको कई सारे फैक्टर से समझा देता हूं इसको, ठीक? देखो इधर, मुझे बस एक चीज बताना आप। देखो इधर लिखो मत, समझो पहले। देखो मान लेते हैं एक एटम यहां पर है हमारा, एक एटम यहां पर है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अलग करके बनाता हूं मैं। देखो इधर, ये डिस्टेंस आपको बतानी है, ये वाली, और दूसरा बतानी है आपको आपको कौन सी ज्यादा लग रही है, बताओ जरा। ए और बी, ये ए वाला मैंने बनाया है, ये बी बनाया है। यहां मान लेते हैं एक डोनर एटम है, ठीक है? ये डोनर एटम है और ये डोनर एटम है। कौन सी डिस्टेंस आपको ज्यादा लग रही है, ए या बी? इतना तो दिख रहा होगा ना, इतना तो आइडिया लगा ही सकते हो। कौन सा ज्यादा दूर लग रहा है, ये दूर लग रहा है कि ये दूर लग रहा है? ये ज्यादा दूर लिख रहा है, ये ज्यादा दूर लग रहा है ना। और साइक्लोहेक्सेन में पता है ये लगभग होता है 2.8 एंगस्ट्रॉम, और ये क्या होता है 2.5। अब ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दे देता हूं। ए वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बी वाली कम है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए वाले का बात करूं तो ए वाले को मैं फिर से लिखता हूं। देखो इधर ध्यान सुनो, इधर देखो, यहां मैं डोनर एटम लगा देता हूं, यहां मेटल, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी बताना जरा? 5। इस वाले में अगर मैं डोनर एटम यहां लगा देता हूं तो कितने मेंबर रिंग बनेगी यहां पर? 6। इतनी बात तो क्लियर है? तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जब ऐसा लिगेंड जो कि 5 मेंबर रिंग बनाएगा, उसके डोनर एटम की डिस्टेंस क्या दिखाई देगी आपको इस तरह से, और जो 6 मेंबर रिंग है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ध्यान सुनो, ये बताओ, जो बड़ी चेन है वो फ्लेक्सिबल ज्यादा होती है ना, तो ज्यादा क्लोज आ सकती है जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी। भाई अगर कोई भी चीज फ्लेक्सिबल होगी तो ज्यादा आ सकती है ना, ज्यादा क्लोज जा सकती है ना वो। कोई चीज अगर फ्लेक्सिबल होगी तो ज्यादा क्लोज आ सकती है ना। या ऐसे समझ लो कि अगर यहां पर डोनर एटम ये है, एक मिनट, ये क्या हुआ? हाँ ठीक है, इधर देखो, अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी बात करूं, यहां पे देखो, यहां पर आपको डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, यहां पे डिस्टेंस क्या है, कम है, राइट? इधर देखो पहले, अब आते हैं इधर। अगर यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर जो मेटल लगना चाहिए उसका साइज क्या होना चाहिए, लार्ज। क्योंकि लार्ज मेटल होगा तो यहां भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा ठीक से, यहां भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा ठीक से, राइट? और जहां पर डिस्टेंस कम है इसके लिए सुटेबल मेटल कौन सा है, स्मॉल साइज। और लार्ज मेटल कौन होते हैं, 3D वाले, 4D वाले, 5D वाले, राइट? या ये बोल सकते हो जो पी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो लोग। और यहां के लिए कौन से मेटल चाहिए, जो छोटे मेटल हो, बेरिलियम या बोरॉन, ये सब। तो जो रिक्वायरमेंट है 5 के लिए कि उसके डोनर एटम आपको दूर डिस्टेंस पे दिख रहे हैं, जो 6 मेंबर्ड है उसके पास दिख रहे हैं, तो जो 5 मेंबर्ड में दूर आपको दिख रहा है उसके लिए बड़ा मेटल होना चाहिए, तभी तो दोनों से कोऑर्डिनेट करेगा वो। अगर आप छोटा मेटल रख दोगे, ध्यान सुनो इधर, समझने की कोशिश करो इधर, ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है, यहाँ पे छोटा मेटल है। अगर मैं इसको ज्यादा मोड़ूंगा, इधर देखो, इतना ज्यादा मोड़ूंगा तो रिपल्सन बढ़ेगा ना। अगर मैं छोटे मेटल के साथ इसको लगा दूंगा तो इसको ज्यादा खुद को मोड़ना पड़ेगा, जितना ज्यादा मोड़ेगा क्या बढ़ेगा, रिपल्सन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर
इसको पहले से ऐसे रखूं, यहां पर बड़ा मेटल में लगा दूं, तो इसको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा बस। छोटा मेटल रहेगा तो हमको ज्यादा ऐसे क्लोज लाना पड़ेगा। ये मान लो ये डोनर है और ये डोनर है, और यहाँ पर छोटा मेटल रखा हुआ है, ये दूर दूर है ऐसे। अगर छोटा मेटल होगा तो इसको ऐसे लाना पड़ेगा ना, तब तो बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर बड़ा मेटल हुआ तो हल्का सा ऐसे हाथ कर देंगे, बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप छोटा मेटल लगा दोगे ना, तो इसको इधर ज्यादा आना पड़ेगा, इसको इधर ज्यादा आना पड़ेगा, और जितना ज्यादा ये लोग ऐसे आएंगे इन बॉन्ड्स में, इन बॉन्ड में क्या बढ़ेगा? रिपल्सन। और रिपल्सन अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबल। इसलिए 5 मेंबर्ड के लिए कैसा मेटल चाहिए? लार्ज साइज का मेटल। लार्ज साइज का मतलब 3D 4D 5D या पी ब्लॉक वाले। इसके केस में देखो, ये लोग पास पास है, यहां से देखो ना, ये लोग क्या है? पास पास। तो यहां पर छोटा मेटल आएगा तो काम क्या हो जाएगा? चल जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहेगा। लेकिन यहां पर अगर बड़ा लगा दोगे तो रिपल्सन हो जाएगा, यहां पे छोटा लगा दोगे तो स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए लार्ज साइज चाहिए। लार्ज साइज का मतलब 3D 4D 5D वाले, और इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्मॉल साइज चाहिए। समझ में आया? 5 वाले में क्यों 3D 4D फिट होगा? क्योंकि वहां पर बड़े मेटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डोनर एटम दूर दूर है उसका। समझ गए? और 6 वाले में क्यों है? क्योंकि यहां पर क्लोज रहेगा। ये यहां से कंपेयर करके देखो, यहां से। ठीक, क्लियर है? इसलिए 5 वाला क्या है? मोर फेवरेबल। और एक तरीके समझाता हूं। एक तो तरीका ये समझने को हो गया, दूसरा तरीका देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो इधर। ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं NH2 है, NH2 है, और ये है 6 मेंबर देख लेता हूं मैं। इधर देखो, जब ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ध्यान से देखना मेरी बात, तो ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड एंगल, भूल जाओ मेटल को। आप मेटल को याद मत रखो। ये बताओ जरा, मेटल सेम है मान लेते हैं, ठीक है? ध्यान सुनना, मेटल सेम है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि α1 और α2 अगर मेटल सेम है तो कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? देखो, ये लोग हैं छोटी साइज के, तो ये पास पास लगेंगे। ये बड़ी साइज का है तो ये क्या लगेगा? ऐसे समझो ना, देखो, छोटा लिगेंड होगा तो ऐसे लगेगा, मान लो उसके पास ज्यादा लंबी चेन नहीं है। लेकिन अगर बड़ा लिगेंड होगा, जैसे यहाँ पर 1 2 3 एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, तो वो कुछ ऐसे लगेगा ना, ऐसे। भाई इसको ज्यादा स्पेस चाहिए, तो ये बॉन्ड एंगल देख लो और ये बॉन्ड एंगल देख लो। ये बॉन्ड एंगल क्या है? मोर। ये बॉन्ड एंगल क्या है? लेस। मतलब जब 5 मेंबर रिंग का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? कम। जब 6 मेंबर रिंग का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? ज्यादा। ये फेवरेबल स्टेट है। जब भी 6 मेंबर रिंग इस तरह करेगा तो उसमें बॉन्ड एंगल क्या दिखाई देगा आपको? ज्यादा। जब 5 मेंबर बनेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। हेलो भैया, हेलो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? जब ऐसा लिगेंड जो कि 5 मेंबर रिंग बनाता है वो कोऑर्डिनेट करेगा तो कम बॉन्ड एंगल यहां जनरेट होगा, और यहां कोऑर्डिनेट होगा तो क्या होगा? ज्यादा बॉन्ड एंगल जनरेट होगा। ठीक, अब बताओ मुझे कि अगर मैं यहां पे बड़ा मेटल लगा दूं, लार्ज साइज का, तो लार्ज साइज जब मेटल होता है तो बॉन्ड एंगल क्या रहता है? लेस बॉन्ड एंगल। लेस बॉन्ड एंगल। और 5 मेंबर में क्या है? लेस बॉन्ड एंगल तो है। लेकिन अगर इसी में मैं छोटा मेटल लगा दूं, स्मॉल साइज मेटल लगा दूं, तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा? फिर ज्यादा आएगा। अभी मैंने बताया था कि बड़ा मेटल होगा तो बॉन्ड एंगल कम, छोटा मेटल होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? अगर 5 मेंबर्ड में मैं छोटा मेटल लगा दूं तो बॉन्ड एंगल कम रहेगा। सॉरी, बड़ा मेटल लगा दूं तो बॉन्ड एंगल कम रहेगा, छोटा मेटल लगा दूं तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ठीक। 5 मेंबर रिंग को कैसा बॉन्ड एंगल चाहिए? नॉर्मल केस में कैसा बॉन्ड एंगल होता है? उसमें लेस बॉन्ड एंगल होता है ना। 5 मेंबर रिंग नॉर्मली कैसा सिस्टम बनाता है? ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें बॉन्ड एंगल क्या हो? कम हो। और कम बॉन्ड एंगल को कौन फेवर कर रहा है? लार्ज साइज मेटल। कौन नहीं फेवर कर रहा है? स्मॉल साइज मेटल। इसलिए इसके लिए सुटेबल कौन होगा? लार्ज साइज वाला।
क्योंकि जब 5 मेंबर वाला जुड़ता है तो ये कम बॉन्ड एंगल क्रिएट करता है। तो आपको ऐसा मेटल यहां पे रखना है जो बॉन्ड एंगल को वही रखे जैसा वो चाहता है। अगर आप 6 मेंबर की बात करोगे तो यहां ज्यादा बॉन्ड एंगल है। यहां अगर आप लार्ज साइज मेटल लगा दोगे तो ये क्योंकि ज्यादा बॉन्ड एंगल क्रिएट करता है, अभी क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल लेस हो जाएगा, तो ये फेवर नहीं करेगा। स्मॉल साइज मेटल अगर लगाओगे तो बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा, ज्यादा इसमें होता भी है। स्मॉल साइज मेटल मोर बॉन्ड एंगल मोर फेवर्ड। यहां से भी बता सकते हो आप। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब 5 मेंबर रिंग बनती है तो बॉन्ड एंगल रहता है कम, जब 6 मेंबर बनती है तो बॉन्ड एंगल रहता है ज्यादा। अब कम बॉन्ड एंगल को कौन फेवर करता है, लार्ज साइज के मेटल, क्योंकि जब मेटल का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एंगल कम रहेगा। ज्यादा बॉन्ड एंगल को कौन फेवर करता है, स्मॉल साइज मेटल। अब अगर आपके पास 3D सीरीज का मेटल है तो बॉन्ड एंगल कम रखेगा ना, और कम बॉन्ड एंगल रखेगा तो किसको फेवर करेगा, वो 6 मेंबर को फेवर करेगा, 5 मेंबर को फेवर करेगा, 6 को फेवर नहीं करेगा। इसलिए 3D सीरीज में पी ब्लॉक मेटल्स में 5 मेंबर फेवर्ड होता है, 6 मेंबर फेवर्ड नहीं होता। क्योंकि जो कंडीशन 5 मेंबर रिंग के लिए चाहिए वो सब कंडीशन 3D वाले, 4D वाले, 5D वाले, पी ब्लॉक वाले दे देते हैं। 6 वाले के लिए जो कंडीशन चाहिए ये बोरॉन और बेरिलियम के बस की बात है, बाकी लोग ये नहीं कर पाते। समझ गए, इसीलिए जो है 5 वाला जो है ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू 6 के। तो पहली कंडीशन ये है कि डोनर एटम आपको थोड़ा दूर दिखेगा, बहुत क्लोज नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ज्यादा क्लोज अगर आएगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो मेटल का साइज क्या चाहिए, लार्जर। 6 जो 6 मेंबर रिंग है उसकी लंबी चेन लगी होगी, बैकबोन उसका लंबा होगा, तो वो ज्यादा क्लोजर आ सकता है, तो छोटे मेटल के साथ रहना चाहेगा वो, क्योंकि आ सकता है वो। राइट, पहले कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन सुनो, दूसरे में क्या है, जो ये और ये है इसमें 5 मेंबर रिंग में बॉन्ड एंगल कम है, 6 मेंबर रिंग में बॉन्ड एंगल ज्यादा है। कम बॉन्ड एंगल को कौन सा मेटल होल्ड करता है, जिसका साइज बड़ा होता है। ज्यादा बॉन्ड एंगल को कौन सा मेटल होल्ड करता है, जिसका साइज छोटा होता है। तो यहां अगर आप बड़े साइज का मेटल लगाओगे तो जो इसकी एक्चुअल कंडीशन है वो फेवर्ड रहेगी। अगर आप यहाँ पे छोटा साइज मेटल लगाओगे तो इसको जो रिक्वायरमेंट है वो मिलेगी। यहां छोटा लगा दोगे तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो खत्म, स्टेबिलिटी कम। यहां अगर बड़ा लगा दोगे तो जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म, स्टेबिलिटी कम। इसलिए 6 के लिए छोटा मेटल चाहिए, और 4D 5D 3D या बड़े के लिए क्या चाहिए, 5 मेंबर रिंग। तो दो तरीके से मैंने आपको समझाया, ठीक है। और मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा देता हूं, इधर देखो ध्यान से। अगर मैं इथाइलिन डाइएमीन के साथ, ध्यान से देखो इधर, इथाइलिन डाइएमीन के साथ अगर 6 मेंबर रिंग बनती है, यहां पर ऐसे 6 मेंबर रिंग ऐसे बनती है, तो यहां बॉन्ड एंगल, आइडियल बॉन्ड एंगल होता है 109.5 और ये बॉन्ड लेंथ होती है 1.6 एंगस्ट्रॉम। अब मुझे बताओ ये ज्यादा बॉन्ड एंगल कब होगा, जब स्मॉल साइज मेटल होगा, है ना, क्योंकि लार्ज साइज मेटल में बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ये बॉन्ड लेंथ कम होगी जब एटम का साइज छोटा होगा, तभी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी ना, स्मॉल साइज मेटल। तो अब खुद से सोचो कि आइडियल कंडीशन 6 के लिए क्या है, ये है, ये है किसके लिए, जब हम बात करते हैं किसकी, टीएन लिगेंड की। अगर इथाइलिन डाइएमीन की बात करें तो इसके लिए देखो आइडियल कंडीशन क्या है, ये 5 मेंबर रिंग बना रहा है। आइडियल कंडीशन के लिए बॉन्ड लेंथ यहां पे चाहिए कितना, 2.5 एंगस्ट्रॉम, और एंगल कितना चाहिए, 69। बताओ लो बॉन्ड एंगल कब होगा, लो बॉन्ड एंगल कब होगा, जब क्या होगा, लार्ज साइज मेटल, तभी तो बॉन्ड एंगल ये रहेगा लो। और ज्यादा बॉन्ड लेंथ कब होगी, जब क्या होगा, लार्ज साइज मेटल, मतलब 3D 4D 5D वाला, 3D 4D 5D एंड लार्ज पी ब्लॉक, 3D 4D 5D एंड पी ब्लॉक। देख लो यहां से कि 6 के लिए आइडियल कंडीशन ये है, 5 के लिए आइडियल कंडीशन ये है। अब यहां से इसको भूल जाओ, इतने को देखो, ज्यादा बॉन्ड एंगल है तो छोटा मेटल चाहिए, ज्यादा छोटी बॉन्ड लेंथ है तो भी छोटा मेटल चाहिए। तो 6 के लिए कैसा मेटल चाहिए, छोटा, मतलब कैसा, बोरॉन या बेरिलियम वाला। 5 अगर आप बनाओगे तो इसके लिए कैसा मेटल चाहिए, बॉन्ड एंगल कम चाहिए मतलब लार्ज साइज मेटल, बॉन्ड लेंथ ज्यादा चाहिए मतलब लार्ज साइज मेटल।
अगर आप चेंज कर दो, इस वाले को इधर भेज दो, इस वाले को इधर भेज दो, क्या जो आइडियल सिचुएशन है वो मेंटेन रहेगी? नहीं मेंटेन रहेगी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी तो बदल जाएगी ना। छोटे वाले को इधर लगा दो, इस वाले को इधर लगा दो, तो इसका मतलब आइडियल कंडीशन क्या होगी? बदल गई। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब सुन लो ध्यान से, अगर यहां पर डी ब्लॉक लगा दोगे तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, अगर यहां पर डी ब्लॉक लगा दोगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसकी जो आइडियल कंडीशन है ना 6 मेंबर के लिए, वो डी ब्लॉक वाले चेंज कर देते हैं। अगर आइडियल कंडीशन चेंज हो गई तो 6 मेंबर्ड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। 5 वाले के लिए कम बॉन्ड एंगल चाहिए, ये लोग दे रहे हैं, ज्यादा बॉन्ड लेंथ चाहिए, वो भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये लोग 5 के लिए फेवरेबल हैं, 6 के लिए फेवरेबल नहीं है। कौन? 3D 4D 5D या पी ब्लॉक मेटल्स। समझ गए? इसीलिए बोला जाता है कि 5 मेंबर्ड कंटेनिंग या 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन 6, क्योंकि 5 के लिए जो आइडियल कंडीशन है वो इनके पास है, 6 के लिए जो आइडियल कंडीशन है वो इनके पास नहीं है। समझ में आया क्यों 5 वाला ज्यादा स्टेबल है 6 से? क्योंकि 5 के लिए जो आइडियल कंडीशन है, बड़ा साइज मेटल चाहिए, ज्यादा बॉन्ड लेंथ चाहिए। बड़े साइज मेटल कौन है? 3D वाले, और बड़ा साइज होगा तो बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा होगी। 6 वाले के लिए क्या कंडीशन चाहिए? स्मॉल साइज मेटल चाहिए, क्योंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा है। कम बॉन्ड लेंथ चाहिए, कम बॉन्ड लेंथ कब होगी? जब मेटल का साइज छोटा होगा। इनका साइज भी बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, इनका साइज भी बड़ा है तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। तो इनके लिए तो सही है ये। किसके लिए? 5 के लिए। 6 के लिए ये लोग सही नहीं है। तो जब आप डी ब्लॉक के साथ कॉम्प्लेक्स बनाओगे, एक 5 मेंबर रिंग वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक 6 वाला बनेगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 5 वाला। बताओ समझ में आया बात? ना ना, क्यों नहीं बनाते? किसने कहा नहीं बनाते? ईडीटीए के साथ नहीं बनाते ना। क्या इकलौता ईडीटीए ही लिगेंड है दुनिया में? क्या इकलौता ईडीटीए ही है क्या? ऑक्जिलेट के साथ बना दो, मेलोनेट के साथ बना दो। चलो मैं दिखाता हूं, डोंट वरी, दिखाता हूं, ठीक है? ऐसा नहीं, ईडीटीए बल्कियर होता है, बड़ा होता है। और को ईडीटीए 6 कोऑर्डिनेट है ना, कोई जरूरी 6 वाला बनाओ। ऐसा बना दो ना जो 4 कोऑर्डिनेट बने। ये बताओ बेरिलियम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है कि नहीं? बेरिलियम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो शो कर सकता है ना, 6 नहीं शो करता, 4 तो कर सकता है ना। तो ईडीटीए मत लाओ ना। क्या ईडीटीए के अलावा बाकी चिलेटिंग लिगेंड नहीं है क्या? अरे ऑक्जिलेट है बाइडेंटेट, मेलोनेट है बाइडेंटेट, उसको ले आओ, क्यों नहीं बनेगा? बोरॉन के साथ क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखो मैं दिखाता हूं, इधर इधर देखो, इधर लिखता हूं, देखो इधर, बेरिलियम, कॉपर, और यहां लेड लिखता हूं, ठीक है? ये क्या है? लार्ज साइज, और ये क्या है? स्मॉल साइज, ठीक है? इधर मैं लिगेंड लिखता हूं ऑक्जिलेट, इधर लिखता हूं मेलोनेट। ऑक्जिलेट का मतलब मैं बना देता हूं, ऑक्जिलेट का मतलब ये देखो, ऑक्जिलेट ये है, ये है ऑक्जिलेट। कितने मेंबर रिंग बनाएगा बताओ मेटल के साथ? ये 5। मेलोनेट कर देता हूं यहां पे, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। ये मेटल के साथ कितना बनाएगा? 6 मेंबर्ड। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, यहां 6 मेंबर्ड बनेगी। इतना पहले लिखो, फिर हम बताते हैं। अब देखो, ये बेरिलियम है ना, ये लिगेंड 5 मेंबर रिंग बना रहा है, ये लिगेंड 6 मेंबर रिंग बना रहा है। किसको फेवर करेगा बेरिलियम? बोलो। देखो ना, ऑक्जिलेटो बना रहा है 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5। मेलोनेट क्या बना रहा है? 1 2 3 4 5 6। बेरिलियम किसको फेवर करेगा? 6 को। तो अगर इसके लिए आप कंपेयर करोगे किसका? फॉर्मेशन कांस्टेंट का, तो 6 वाले के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या आएगा? ज्यादा आएगा। समझ गए? किसके लिए? बेरिलियम के लिए, क्योंकि यहां पर 6 मेंबर रिंग है, यहां पर 5 मेंबर रिंग है। समझ गए?
तो आपसे पूछ ले कि बेरिलियम के लिए किसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी? मेलोनेट के लिए किससे ज्यादा होगी? ऑक्जेलेट से। समझ में आई ये बात? फॉर बेरिलियम वो लिगेंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो 6 मेंबर रिंग बनाता है। बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बाकी लोग एक बार यस या नो बोलो। बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटा मेटल होगा तो 6, कॉपर का साइज लार्जर है ना, ये 5 मेंबर्ड, ये 6 मेंबर्ड। अब बताओ किसके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा ज्यादा स्टेबल, ऑक्जिलेट के साथ या मेलोनेट के साथ? 5 के साथ, क्योंकि यहां कॉपर आ गया। बड़ी साइज वाले मेटल मतलब 3D 4D 5D जिनके लिए, जो किसके लिए सुटेबल है? 5 मेंबर्ड के लिए। लेड देखो, लेड, इसको 2 कर देता हूं मैं, इसको 2 कर देता हूं मैं, ऑक्सीडाइज। लेड, लेड का साइज क्या होता है? छोटा या बड़ा? लेड का साइज लार्ज होता है स्मॉल होता है? बोलो। लेड का साइज छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा साइज है ना, तो कैसा बड़ा साइज मेटल किसको फेवर करता है? 5 मेंबर्ड को। इसके लिए भी क्या होगा? ये सब के लिए क्या है? फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू। समझ में आया? यही तो समझा रहा हूं मैं आपको। बुक्स में नॉर्मली क्या लिखा होता है कि कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग 5 मेंबर्ड चिलेट रिंग आर मोर स्टेबल देन 6 मेंबर्ड। बट एक चीज ध्यान रखना, ये बात सही तो है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर मेटल छोटा हो, बेरिलियम या बोरॉन जैसा हो, तो ऐसे केसेस में 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड। राइट? तो ऑलवेज ट्रू नहीं है। अगर ऐसा बोला जाए कि 5 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग, या ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग 6 मेंबर्ड चिलेटिंग रिंग, क्या ये ट्रू है? नहीं, ऑलवेज नहीं बोलना है आपको। ऐसा बोला जाए कि जनरली complexes containing 5 membered rings are thermodynamically more stable than complexes containing 6 membered ring। ये बात सही है, क्योंकि मोस्टली केस में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया में जितने मेटल हैं सबके लिए बात सही है। जैसे कि बेरिलियम के लिए बात सही नहीं है, बोरॉन के लिए बात सही नहीं है। समझ गए? लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में हमारे पास क्या है? 3D 4D 5D, तो उसके लिए बात सही है। तो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन के लिए हम ब्लंटली बोल सकते हैं कि 5 वाला ज्यादा स्टेबल है, 6 वाला कम स्टेबल है। ठीक है? रटना नहीं। 5 के लिए कम बॉन्ड एंगल चाहिए, कम बॉन्ड एंगल के लिए बड़ा मेटल चाहिए। 5 के लिए ज्यादा बॉन्ड लेंथ रिक्वायर है, उसके लिए बड़ा मेटल चाहिए। 6 के लिए ज्यादा बॉन्ड एंगल चाहिए, उसके लिए छोटा मेटल चाहिए। 6 के लिए कम बॉन्ड लेंथ चाहिए, उसके लिए छोटा मेटल चाहिए। बस। तो 6 के लिए छोटा मेटल, 5 मेंबर्ड के लिए बड़ा मेटल सुटेबल है, 6 के लिए छोटा मेटल सुटेबल है। अब 3D 4D वाले तो बड़े मेटल है ना, तो 6 तो 5 वाले के साथ सुटेबल है, 6 वाले के साथ सुटेबल नहीं है, इसलिए 5 वाला स्टेबल है, 6 वाला स्टेबल नहीं है। बस। इजी है ना कितना ये? समझ गए? बताओ। बोलो भैया, समझ में आया? क्यों 5 वाला ज्यादा स्टेबल है 6 के, 6 से? ठीक है, तो हमने चिलेट इफेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक, क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट थे मैं आपको सब कुछ समझा भी चुका हूं। जब भी स्टेबिलिटी देखने की बात आएगी, चिलेटिंग इज मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग। दोनों अगर चिलेटिंग है तो पहले क्या देखोगे? रिंग्स का नंबर। राइट? जब रिंग्स का नंबर सेम हो जाएगा तो क्या देखोगे? रिंग का साइज। बस। कर लोगे ना? अब चिलेटिंग लिगेंड्स अगर आएगा तो पता है आपको, ये सुनो ध्यान से, आपको पता है ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो अगर आपको चिलेटिंग नॉन चिलेटिंग में यही नहीं पता कि कौन वाला ज्यादा फेवरेबल है, कौन वाला कम फेवरेबल है, तो आप रेट नहीं बता पाओगे कि ये ज्यादा तेज रिएक्शन करता है या स्लो रिएक्शन करता है। फिर मुझको वहां पे आपको दोबारा समझाना पड़ेगा, देखो ये वाला लेस स्टेबल है, ये वाला मोर स्टेबल है। समझ गए ना? इसलिए मैं आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ कि जब मैं वो आगे पढ़ाऊंगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो मुझे दोबारा बताना नहीं पड़ेगा। तो प्लीज पढ़ जरूर लेना इसको ठीक से, कि 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज जब 6 मेंबर रिंग बनाती है तो स्ट्रेन रहती है रिंग में। जब 5 मेंबर रिंग बनाता है तो स्ट्रेन नहीं रहता, इसलिए 5 वाला मोर स्टेबल, 6 वाला लेस स्टेबल। स्ट्रेन क्यों रहता है? क्योंकि जो आइडियल कंडीशन 6 के लिए चाहिए, ज्यादा बॉन्ड एंगल वाली, इनकी प्रेजेंस में बॉन्ड एंगल कम हो जाती है। बड़ा साइज होगा तो हमेशा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगी। ये बेसिक केमिकल बॉन्डिंग है। जैसे जैसे मेटल का साइज बढ़ाते हो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? कम।
ये सेंटर एटम की साइज बढ़ाते हो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है कम, ये तो पढ़ा होगा ना आपने, ठीक। अब अगला जो फैक्टर है वो है हमारा चीलेट इफेक्ट, खत्म हो गया हमारा। जो अगला फैक्टर है जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है वो है माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, माइक्रो साइक्लिक इफेक्ट, ठीक है। माइक्रोसाइक्लिक में क्या होता है, ये होते हैं साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड, राइट। ये जो है ये भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन इनका जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है वो चिलेटिंग नॉन चिलेटिंग दोनों से ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब चिलेटिंग से भी ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, नॉन चिलेटिंग से भी ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो कल पढ़ा जाए इसको, राइट, क्योंकि आज अगर कल, क्योंकि इसलिए मैं कल बता रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे एक दो चीजें समझानी है आपको ना, कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है, मतलब चिलेटिंग से ज्यादा मैक्रोसाइक्लिक ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, पहला। और एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर इंथैल्पी फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, मतलब जब आप माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की बात करते हो तो यहाँ पे भी इंथैल्पी एंट्रोपी दोनों फैक्टर आएगा, लेकिन यहाँ इंथैल्पी फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है कंपैरिजन टू एंट्रोपी के। उसको क्या क्या फैक्टर है वो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। तो कल हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगली क्लास जो होगी हमारी उसमें हम काइनेटिक पैरामीटर वाली बात करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना बहुत है, आप एक बार अच्छे से पढ़ो जिससे आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए, ठीक। और एक चीज, कल के बाद 11th 11 तारीख को और 12 तारीख को मैं क्लास नहीं लूंगा, मैं बाहर रहूंगा, तो 2 दिन क्लास नहीं होगी, ठीक है। 13 से हम फिर से रिज्यूम करेंगे अपनी क्लास, सुबह के टाइम हो और शाम के टाइम हो, ठीक, ठीक है ना। तो 11 12 को क्लास नहीं होगी तो इसका मतलब मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रहा हूं, तो 11 12 को क्लास नहीं होगी, कल होगी क्लास। बट एक चीज आपको करना है कल, कि कल मुझे शाम को निकलना है, तो हो सकता है ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाली क्लास में दोपहर में किसी टाइम ले लूं, ठीक है, 2 बजे 3 बजे ऐसे कुछ करके। तो मैं आपको सुबह की क्लास में जब आप आओगे तो मैं आपको टाइम बता दूंगा, तो आप उस टाइम पे आ जाना, ठीक है। या फिर आप बाद में देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि मुझे शाम को जाना है तो मुझे जल्दी क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। और टाइमिंग क्या होगा कल शाम वाली क्लास का, मैं आपको सुबह जो मॉर्निंग में 8 बजे क्लास है उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो इसको अच्छे से पढ़ो, राइट, समझ के पढ़ना, रटना कुछ नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं जितनी चीजें आपको बता रहा हूं रटना आपको नहीं है कुछ भी, समझ लो जिससे आपको ज्यादा दिन तक याद रहे। और बिल्कुल परेशान मत हो, एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक। जितने अभी तक आए हैं मैं हम करवा दे रहे हैं, बाकी जो हम करते जाएंगे सबको सॉल्व कराते जाएंगे आपको, ठीक है। ठीक है, तो कल सुबह वाली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं और बाय इनऑर्गेनिक में आगे कंटिन्यू, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ेंगे या तो विटामिन बी 12 पढ़ेंगे, दोनों में से कल एक पढ़ेंगे हम, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या तो विटामिन बी 12। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम्स ब्लू कॉपर प्रोटीन्स ये, या तो फिर विटामिन बी 12, ठीक, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए अच्छे से, कल सुबह मिलते हैं फिर से, राइट। अच्छे से समझना, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना आप, ठीक है। रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर।